Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine and doing well. To develop your process work and final projects, I have already discussed with you some main components of art. Today I will discuss about the importance of concept and the painting techniques. I am Sana Khan from University of Education, Lower Mall campus. तो पहले मैं आपसे कॉन्सेप्ट की बात करूंगी। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कॉन्सेप्चुअल आर्ट के बारे में बात की थी और उसके बारे में डिस्कशन की कि किस तरह से मार्शल दुशांस के काम में और अदर आर्टिस्ट के काम में एक कॉन्सेप्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। सो आप अपना जब थीसिस बिल्ड करेंगे, आप जब अपना प्रोसेस वर्क करेंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट को आप कितनी इम्पोर्टेंस देंगे, उसको कहाँ पे आप रखेंगे। फिर द पेंटिंग टेक्निक्स की, अगर आप पेंट के ज़रिए काम कर रहे हैं, अगर आप पेंट के ज़रिए अपना आर्ट वर्क बना रहे हैं तो उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके लिए पेंटिंग करना आसान भी होगा और वो ज़्यादा खूबसूरत भी नजर आएगी। सो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट इन एन आर्ट वर्क। इट पोर्ट्रेज योर थिंकिंग प्रोसेस। जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले आपका जो ख्याल है, आपने जो सोचा है किसी चीज़ को बनाने के बारे में, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इट पोर्ट्रेज योर थिंकिंग प्रोसेस। वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स कैन बी यूज। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इंटरेस्टिंग कैन बी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एस्थेटिकली अपीलिंग। तो अब कॉन्सेप्ट जो है वो किसी भी आर्ट वर्क को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आप रियलिस्टिक पेंटिंग भी बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे भी काम कर सकते हैं और आप नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट वर्क भी बना सकते हैं। सो बेसिकली वो आपका कॉन्सेप्ट होगा जो किसी भी पेंटिंग को खूबसूरत बनाएगा या ज़्यादा इंटरेस्टिंग या अपीलिंग बनाएगा। कैन बी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। आपने जो ख्याल किया कि मैं उसके बारे में कुछ चीज़ बनाऊँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसकी रिप्रेजेंटेशन किसी डायरेक्ट चीज़ के ज़रिए ही करनी है, बल्कि किसी फ्लावर के ज़रिए या किसी टेक्सचर के ज़रिए या किसी व्हील के ज़रिए भी आप एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं। सो बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है जिससे आपका थिंकिंग प्रोसेस भी वाज़ेह होगा और जिसमें आप मुख्तलिफ मटीरियल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने आर्ट वर्क को प्रेजेंट करेंगे। एस्थेटिकली अपीलिंग, अमूमन जो आपके आर्ट वर्क्स होते हैं वो एस्थेटिकली अपीलिंग होते हैं, उनको देख के एक सेटिस्फैक्ट्री सी फीलिंग आती है। डेवलपिंग योर प्रोजेक्ट। आइडिया बेस्ड पेंटिंग, जब आपने अपना प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो यू शुड कीप इट इन योर माइंड कि आपकी जो पेंटिंग्स है वो आइडिया बेस्ड हो। ठीक है, वो सिर्फ मेयर पेंटिंग्स नहीं होंगी कि आपने कोई चीज़ स्टिल लाइफ सामने पड़ी देखी तो आपने उसको बना लिया। नो, इट मस्ट हैव एन आइडिया बिहाइंड इट। अगर आपने स्टिल लाइफ भी बनाई है तो उसके पीछे कोई आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जैसे जब हम कॉन्सेप्चुअल आर्ट की बात कर रहे थे इन द प्रीवियस लेक्चर, तो वहाँ मैंने आपको एक आर्ट वर्क दिखाया था जिसमें एक पाइप बनाया गया था इंतहाई खूबसूरती से। चूँकि जिस आर्टिस्ट ने उसे बनाया वो पहले कमर्शियल आर्टिस्ट भी रह चुके थे, तो वो बड़ा डिफाइन करके बड़ा खूबसूरत सा एक पाइप बनाया गया और उसके नीचे लिखा गया दिस इज नॉट अ पाइप। ठीक है, अब वहाँ पर कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पर आप जो स्टेटमेंट लिखी हुई है और जो चीज़ बनाई गई है दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। सो कॉन्सेप्ट क्या है आर्टिस्ट का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ पर आप जब अपनी पेंटिंग्स बना रहे हैं, आप जब अपना प्रोसेस वर्क कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका आइडिया क्या है उसके बिहाइंड, आप क्या बात करना चाहते हैं। कीप इन माइंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑल द बेसिक्स। सारी बेसिक्स आपके जहन में ताज़ा रखिए, अपने सारे एलिमेंट्स, अपने सारे प्रिंसिपल्स याद रखिए। उसके बाद आप अपने स्केचेस बनाना शुरू करें। आपकी डेडिकेशन और आपका इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना डेडिकेटेड होकर काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा काम कर सकेंगे। आप छोटे छोटे स्केचेस बनाते जाएं, थंबनेल स्केचेस बनाते जाएं, की स्केचेस बनाते जाएं, उसमें से ढेर सारे स्केचेस पे काम करें, फिर जो आपको पसंद आता है फिर उसको फाइनलाइज फॉर्म में लेके जाएं। एस्थेटिक्स इस ज़मीन में इंतहाई अहम है क्योंकि एस्थेटिकली आपका जो प्रोजेक्ट है वो खूबसूरत भी लगना चाहिए, वो अपीलिंग होना चाहिए, उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, एक बैलेंस की फीलिंग होनी चाहिए। बैलेंस ओनली डज नॉट मीन कि वो सिमेट्रिकल बैलेंस हो, इट कैन बी द असिमेट्रिकल बैलेंस और द रेडिकल बैलेंस, बट उसके अंदर एक ऐसी कैफियत हो जिसको देखकर किसी चीज़ के मुकम्मल होने का एहसास हो। स्केचेस प्रोसीजर टू डेवलप डिफरेंट स्केचेस। अब आपने एक ऐसा प्रोसीजर इख्तियार करना है जिसमें आप मुख्तलिफ स्केचेस करेंगे
उसमें डिफरेंट तरीके से आप टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, जो भी आप कलर मुनासिब समझते हैं, या फिर आप मिक्स मीडिया में काम कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ मीडियम्स लेके उसमें काम कर सकते हैं। आपने मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ उनको करके देखना है और फिर फाइंड करना है कि उनमें से कौन सी ज़्यादा सूटेबल है आपके आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए। सरफेस के बारे में भी ऐसे ही ध्यान दीजिए कि किस सरफेस पे किस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करके कैसा पेंट किया जाएगा कि वो ज़्यादा बेहतर स्केचेस उससे बन सकें। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर जब आप पेंट करेंगे। दीज आर रिलेटेड टू द टेक्निक। तो अंडर पेंटिंग जैसे है तो वाइट आपके पास एक ऑप्शनल कलर है, आप वाइट के साथ काम शुरू कर सकते हैं, बट आप बर्nt अम्बर और a mix of burnt sienna and phthalo blues to establish shadows and values, आप इन कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अंडर पेंटिंग के लिए। उसका फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि जब आप उसके ऊपर दूसरा कलर अप्लाई करेंगे तो नीचे वाला कोट भी आपको एक मीडियम टोन के तौर पे जो है वो इस्तेमाल, आप उसको एक मीडियम टोन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकेंगे। Acrylics are probably the best medium to use at this stage as they are thick, as they are quick drying and permanent. अब एक्रालिक्स हो सकता है कि आप जब पेंटिंग अपनी शुरू करने लगे और आप सिर्फ उसमें एक अंडर कोट दे रहे हैं या बेस कोट दे रहे हैं, तो एक्रालिक्स जो है वो उसमें एक बेस्ट मीडियम के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि एक तो ये जल्दी ड्राई हो जाते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी इस पर पेंट करना, और दूसरे ये परमानेंट भी होते हैं। वर्क पेंट अप फ्रॉम थिन टू थिक स्पेशली व्हेन यूजिंग स्लो ड्राइंग पेंट्स। अब आपने थिन से थिक की तरफ जाना है, पहले आपने थिन एप्लीकेशन ऑफ पेंट करनी है और बाद में आप थिक एप्लीकेशन करेंगे, खास तौर से जब आप स्लो ड्राई होने वाले पेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा कि ऑयल पेंट्स। अब ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर आप एक हैवी वेट पेंट पहले ही लगा चुके हैं तो फिर उसके ऊपर दोबारा काम करना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि वो सूख जाए, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर एक कोटिंग और कर सकते हैं, अदरवाइज कलर्स मिक्स हो जाएंगे और कलर की जो टोन है वो चेंज हो जाएगी। In the same way, work up to highlights, add the brightest and usually heavier paint at the end। इसी तरह से जो हाईलाइट्स हैं और जो अमूमन हैवियर होती हैं, ब्राइटेस्ट पेंट होता है, उसको आप आखिर में अप्लाई कीजिए। हाफ अ रोल ऑफ किचन टॉवल। अब आपके पास एक किचन टॉवल मौजूद होना चाहिए ताकि आप जैसे जैसे काम कर रहे हैं वैसे आप अपने ब्रशेस क्लीन करें और एक्सेसिव जो पेंट है उसको आप रिमूव करते जाएं। ब्लॉकिंग इन ब्रशेस, इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे, आप कलर्स को ब्लॉक कर लेंगे, कहाँ पर डार्क्स हैं कहाँ पर लाइट है, जिस तरह से हम पोर्ट्रेट में करते हैं। उसके लिए आपको डिफरेंट ब्रशेस चाहिए होंगे, तो जो आपको मोस्ट सूटेबल लगता है आप राउंड ब्रश इस्तेमाल करें, फ्लैट ब्रश इस्तेमाल करें, बट यू शुड हैव अ वैरायटी ऑफ इट। आप बड़े ब्रशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रॉडर ब्रशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं बेस लगाने के लिए, और फिल्बर्ट ब्रश जो है वो इस ज़माने में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, और छोटे ब्रशेस भी जो है वो आपके पेंटिंग प्रोसेस में आपके काम आएंगे। Building up texture, have a dry flat brush that you can use to blend your paint and create smooth transitions। अब एक आप ब्रश लेके आप बिल्कुल एक ड्राई और फ्लैट अगर आप ब्रश लेते हैं और उसके साथ आप थिक पेंट उठा के किसी जगह पे अप्लाई करते हैं, तो ना सिर्फ ये कि उससे एक बहुत ज़्यादा टेक्सचर उस जगह पे क्रिएट हो जाएगा, बल्कि ब्रश के मार्क्स भी जो है वो आपके वर्क पे नजर आएंगे। तकरीबन हर किस्म की चीज़ के साथ आप टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने ब्रश से ही यूज़ करना है, बल्कि रेडीमेड टेक्सचर मीडियम्स भी मिलते हैं मार्केट से, और उसके अलावा एक्शेल्स के ज़रिए और सैंड के ज़रिए भी इस तरह के टेक्सचर्स क्रिएट हो सकते हैं जो कि पेंटिंग में इंटरेस्ट पैदा करते हैं। एक टिप जो कि बड़ी आम भी है और अमूमन जो है वो स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल करते भी हैं, वो ये कि ओल्ड टूथब्रश लेकर और उसके साथ अगर आप स्प्लैशेस फेंकेंगे पेंट के तो वो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। ख़ास तौर से जो है वो इस टेक्निक का इस्तेमाल तब आप कर सकते हैं जब आपने किसी जगह में ग्रेन्स क्रिएट करने हैं, या आप एक नॉइज़ की, एक शोर की कैफियत जो है वो दिखाना चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इस तरह से ब्रश के साथ जो है वो स्प्रिंकल करेंगे कलर्स को, और वो छोटे छोटे डॉट्स की सूरत में आपकी पेंटिंग पे लग जाएगा। Dry brushing, this is method of applying color that only partially covers a previously dried layer of paint। तो जो आप पहले से एक लेयर ऑफ पेंट लगा चुके हैं उसके सूखने के बाद उसके ऊपर दोबारा से कलर को अप्लाई करना, ये मेथड कहलाता है। Add very little paint to your brush and apply it with very quick directional strokes। अब ये बड़े क्विक और डायरेक्शनल स्ट्रोक्स के ज़रिए इसमें काम किया जाता है, जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जिस तरह से क्विक स्ट्रोक्स लगाए गए हैं उसमें ब्रश की टिप के बारे में भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी थिन और कितनी थिक होगी। तो अमूमन बुशेस बनाने के लिए
या हेयर बनाने के लिए जो है वो इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है कि नीचे पहले से आपका थिक पेंट लगा होता है और उसके ड्राई होने के बाद आप उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा ऑयल नहीं मिक्स करना आपने, बल्कि थोड़ा सूखा ब्रश लेकर और उसके अंदर में भी थोड़ी सी लिंसीड आप ऐड करना अगर चाहें तो, और उसके साथ आपने काम करना है। This method tends to work best when applying light paint over dark areas, bright paint, and is useful for depicting rock and grass texture. तो इसके ज़रिए चूँकि जो है वो आप ग्रास भी बना सकते हैं, आप रॉक बना सकते हैं, आप ड्राई एरियाज़ के ऊपर, डार्क एरियाज़ के ऊपर जो है लाइट पेंट भी लगा सकते हैं। So next is graffito. Removing paint can be as important as applying it. तो जितना important ये है कि आपने किसी पेंटिंग में कलर लगाया है, उतना important ये भी हो सकता है कि आपने कितना पेंट और किस तरह से उसको आपने रिमूव किया है। Graffito is the term used when you scratch away paint while it's wet to expose the underpainting. अब आपकी underpainting है, उसके ऊपर आपने वेट स्ट्रोक्स में काम किया है और फिर उन वेट स्ट्रोक्स को आप स्क्रैच करके हटा देंगे तो ये टेक्निक कहलाएगी। अब इस टेक्निक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है, तो ख़ास तौर पे ये यूज़फुल होगी जब आपने डिपिक्ट करना है कुछ स्क्रैचेस को, हेयर को, ग्रासेस को और उस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों को। You can use almost any pointed object for this. Try rubber shaping tools or the end of a brush. तो इसके लिए आप किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है वो रबर शेपिंग टूल्स ले सकते हैं, आप एक ब्रश की जो है वो बैक साइड जो उसका एंड है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है ग्लेजिंग। Glazing is the process of laying a coat of transparent paint over a dry part of the painting. अब एक पेंटिंग के ऊपर आपने कलर लगा लिए, जब वो ड्राई हो गए तो उसके ऊपर आपने एक ट्रांसपेरेंट कोट लगाना है, इसको ग्लेजिंग कहेंगे। अच्छा, ग्लेजिंग में अमूमन जो है वो एक शाइनी सी फीलिंग भी क्रिएट की जाती है विद हेल्प ऑफ द मटेरियल। अच्छा, जब आप एक ट्रांसपेरेंट पेंट लगाएंगे ड्राई पार्ट ऑफ द पेंटिंग के ऊपर एंड इट्स यूज फॉर इंटेंसिफाइंग शेडोज एंड मॉड्यूलेटिंग कलर, तो ये कलर को मॉड्यूलेट करने के लिए और शेडो को इंटेंसिफाई करने के लिए यूज होगा। A light transparent blue over dry yellow will of course create green. अगर आपका येलो ड्राई हो चुका है उस पर आप एक लाइट सी ट्रांसपेरेंट ब्लू क्लियर लगाएंगे तो उससे आपका कलर ग्रीन हो जाएगा। पेंटिंग विद मीडियम्स आर फ्लूइड्स that can be added to paint to modulate its consistency, drying time and texture. तो कलर की कंसिस्टेंसी बदलने के लिए और उसका ड्राई होने का टाइम बदलने के लिए और उसमें टेक्सचर ऐड करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मीडियम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप एक्रेलिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने पेंट को मैट भी कर सकते हैं और उसको ग्लॉसी भी कर सकते हैं बाय एडिंग डिफरेंट मीडियम्स इनटू दैट। एक्रेलिक्स की मदद से आप उसमें सेल्स भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी पेंटिंग में। So matte medium is mainly used to seal the paper or board, so paint does not soak onto it. तो matte medium का अमूमन इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि आप उससे जो है वो अपने पेपर को या बोर्ड को सील कर लें ताकि जब आप उसके ऊपर पेंटिंग बनाएं तो वो उसमें जो है वो सोक ना हो। Here are some of the sources जिससे आप मज़ीद मदद ले सकते हैं if you want to know more about the painting techniques। और उसके अलावा जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि इम्पॉर्टेंस क्या है किसी भी कॉन्सेप्ट की आपके आर्ट वर्क के अंदर। तो आपने अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, आपने बारहा उसके बारे में सोचना है। जैसे जैसे आप स्केचेस करते जाएंगे आपका आइडिया मज़ीद क्लियर होता जाएगा। तो उस क्लैरिटी के साथ आपने उन स्केचेस में मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है और उनके साथ जो है वो हद इम्कान कोशिश करनी है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें वाज़ेह हो। सो थैंक यू सो मच। एज यू नो दैट दिस इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो उसके हवाले से आपसे जो है वो मैं जूम पर जो है वो आई विल हैव अ डिस्कशन विद यू। वहाँ पर आप अपना काम भी जो मैंने आपको असाइन किया है वो दिखाइए और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं और मज़ीद जो है वो जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड ट्राई टू डेवलप इट। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह की मान। सलाम।